नमस्कार। चाइना में रामायण, मैं सही बोल रहा हूँ, चाइना में रामायण के पचिन ढूंढे जा रहे हैं। चाइनीज स्कॉलर्स सर्च कर रहे हैं कि क्या रामायण या भगवान राम या हनुमान जी चाइना में कहीं पहुंचे थे, कुछ हुआ था। और ऐसी रिसर्च सामने आने लगी है कि हनुमान जी के तो कहीं ना कहीं वो लोग मानते हैं कि हनुमान जी यहाँ आए थे। वो लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी यानी कि मोंकी किंग वहां के थे, वहां पर उन्होंने काम किया था, या चाइना में उनके पद चिन्ह थे। अच्छा, चाइना जो कि इंडिया से इतनी नफरत करता है, वो क्यों मानने लगा हनुमान जी को? ये एक रहस्य है कि क्यों मान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी माइथोलॉजी में, यानी उनकी पुरानी इतिहास की किताबों में ही रामायण का जिक्र मिल रहा है। यही बात करेंगे हमारे साथ संजीव मीठा जी। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। संजीव जी, चाइना हमसे, इंडिया से इतनी नफरत करता है, मैं ये फोटो भी दिखा रहा हूँ, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की है, जिसमें वो मोंकी किंग यानी कि हनुमान जी की जिक्र करते हैं। ये आर्टिकल है, उनकी माइथोलॉजी में भी है। क्या चाइना में सच में माना जाने लगा है कि रामायण उनकी भी है, या वो भी रामायण के एंगल पे हैं, या ये इंडिया से आई हुई कुछ थी? क्या समझ, कैसे, किस तरीके से चल रही है? सबसे पहले आपको नमस्ते रोहित जी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली का जो वीकेंड अभी निकला है, ये आपके लिए बहुत खुशियों भरा निकला होगा, हर्षोल्लास से निकला होगा। और आपने दिवाली का ये जो फेस्टिवल है बहुत परिवार के साथ पूरी तरीके से एंजॉय करा होगा। अब जो आपने बात की, चाइना में रामायण का इन्फ्लुएंस दिखते हुए नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। और अगर अगर देखिए जी, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखी थी, जहां पे चाइना में मैं इधर बीजिंग में एक पार्ट में और शंघाई में भी एक पार्ट में जब देखा कि हरे रामा हरे कृष्णा के लोग वहां पे बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। जहाँ चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होके, जहाँ पे रिलीजन बिल्कुल किसी भी प्रकार के रिलीजन को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, तो वहां पे ये चीज उन्होंने किस तरीके से अलाउ कर दी, ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। मगर ये कुछ बदलाव वहां पे कुछ आता हुआ नजर आ रहा है रोहित जी। क्यों? उसके पीछे मतलब मैं ये वजह मानता हूं कि अब जैसे ये रामायण के भी कुछ ट्रेसेस वहां पे मिले हैं, तो ये इस चीज को भी वहां के लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे सिंपोजियम हुआ है, इसके पे इंडियन एम्बेसी के अंदर बीजिंग में इस पे एक इवेंट हुआ है, इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं कि भी ऐसा क्या था क्या रामायण जो एक टाइमलेस गाइड की तरह इस्तेमाल होती रही है समय समय पर, उसके कोई परिचय जो चाइना में भी मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो वहां पे लोगों ने, वहां के जो स्कॉलर्स हैं, चाइनीज स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस पर डिस्कशन भी करी। अब चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इसको कैसे अलाउ करा, ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। तो कहीं ना कहीं पे इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी दिन पे दिन नीचे आ रही है रोहित जी, दिन पे दिन दबाव बढ़ रहा है वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर कि इसके बारे में लोग अब धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहे हैं, बगावत की बू आ रही है। और कहीं ना कहीं पे लोगों का दिमाग कम्युनिस्ट रिजीम से हटा के उनको ऐसी तरफ दिमाग लगाया जाए जिसको जिसको वो हमेशा से वो लोग चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको रिलीजियस फ्रीडम वहां पे मिले। तो एक कंट्रोल्ड तरीके से रिलीजियस फ्रीडम धीरे धीरे वहां पे अलाउ करी जा रही है, ताकि लोग अपने दिमागी तौर पे शांत हो सके। जो लोग वहां पे इम्पेशेंट हो रहे हैं, या जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, मेंटल टेंशन शुरू हो गई है, वो कहीं ना कहीं पे रिलीजन का सहारा लेके अपने आप को शांत करें और अपना दिमाग को किसी दूसरी तरफ लेके जाए। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे इन चीजों को अलाउ करा जा रहा है। अब बात आई आपकी सवाल की रोहित जी की, कि वहां पे क्या वाकई में हमें रामायण के परिचय वहां पे चाइना में मिल रहे हैं। तो अगर अगर आप देखिए कि एक जमाना था कि इंडिया और चाइना वर्ल्ड की दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हुआ करती थी। और उस समय पे चाइनीज सिल्क रूट और इंडिया का जो स्पाइस रूट है, वो बहुत बड़े वो बहुत फेमस हुआ करता था। तो चाइनीज का जो सिल्क रूट था, वो इंडियन ओशन से होकर निकलता था। इंडिया का जो स्पाइस रूट था,
वो साउथ इंडिया से होते हुए और साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना तक जाता था। इंडिया, चाइना और जापान के पूरे बीच में जो सी है वहां से होता हुआ चाइनीज की अलग अलग सिटीज तक जाता था। वहां पे इंडिया से बहुत सारे स्पाइसेस जाते थे। तो इसी दौरान जो बेसिकली जो कल्चरल का एक्सचेंज भी होता था। रामायण का इन्फ्लुएंस उस वक्त चाइनीज लिटरेचर के अंदर भी पाया गया है। उसके अंदर की वहां पे स्टोरी टेलिंग के जरिए में क्रॉस कल्चर थीम अपेयर हुई वहां पे नाटकीय रूप में। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नवरात्रों के दिन में हमारे यहाँ पे कई कई जगह पे नाटकीय रूप से रामायण को दिखाया जाता है रामलीला के जरिए। तो उस तरीके से वहां पे चाइनीज स्टाइल में उस चीज को दिखाया जाता था। मगर चाइना के अंदर ज्यादातर जो जिन लिटरेचर में रामायण के बारे में जो थोड़ा बहुत जो पाया जाता है वो बेसिकली उनके बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाया जाता है। जो मेन जो हान सोसाइटी है, जो मेन चाइनीज सोसाइटी पाई जाती है, उसके अंदर इसका उल्लेख थोड़ा कम पाया जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका ज्यादा पाया जाता है। तो 1950 से पहले जो टोटल तिब्बत रीजन था वो एक अलग कंट्री होती थी, ऑटोनोमस एरिया होता था, उसमें चाइना का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। 1950 के बाद चाइना ने उस एरिया पे कब्जा करा। तो और वहां से जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे वो चाइना के अंदर पहले भी ट्रेवल करते थे, इंडिया के अंदर भी ट्रेवल करते थे। और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी आपके आसियान कंट्रीज हैं, 10 की 10 आसियान कंट्रीज हैं, वहां पे भी हमें देखा कि हिंदू रिलीजन का और रामायण का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो वहां पे कई सारी अब शहरों के नाम भी रामायण के नाम पे, उनकी एयरलाइंस के नाम भी मतलब रामायण से ही इन्फ्लुएंस हो गए, वहां पे देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे तिब्बत के अंदर भी इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, रोहित जी। और वहां से आगे चाइना के अंदर ये धीरे धीरे आगे फैला था। मगर क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने आगे टोटल रिलीजियस फ्रीडम खत्म कर दी थी, तो इसके जितने भी अवशेष जो थे वहां पे धीरे धीरे खत्म कर दिए गए थे। और अब थोड़े बहुत अवशेष हैं, बट अब शायद चाइनीज गवर्नमेंट रियलाइज कर दिया कि लोगों को रिलीजियस ऑपरेशन करके उनसे हम कुछ समय तक तो हम उन पर राज कर सकते हैं, पर ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं करते। इसलिए वो धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से रिलीजियस फ्रीडम वहां पे अलाउ कर रहे हैं। नहीं, रिलीजियस फ्रीडम तो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन इंडियन रिलीजन को अलाउ करना, कहीं उनकी ईगो पे तो बात नहीं आ जाएगी? दिख तो रहा है, देखिए मैंने अभी दिखाया, ये जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई, इंडियन एम्बेसी ने की। वो इंडियन एम्बेसी ने टाइमलेस रामायणा उसका एक सेमिनार किया जिसमें चाइनीज लोग ही आए थे, इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग। तो ये सब अलाउ हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है कि इंटीग्रेशन ऑफ द टू सोसाइटीज, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, टू कंट्रीज। और रामायण में अपना पास्ट ढूंढना, मतलब कहीं ना कहीं चाइना इंडिया से दोस्ती बनाना चाह रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना वर्ल्ड ओवर भी शो करना चाह रहा है कि वो एक लिमिटेड तरीके से रिलीजियस फ्रीडम दे रहा है। और खासकर इंडियन रीजन जैसे रामायण हो गया या बुद्धिस्ट रिलीजन हो गया, उसको वो अलाउ कर रहा है अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर। कहीं ना कहीं पे वो इंडिया को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। शायद इसी दबाव में इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने बॉर्डर्स पे पूरा दबाव बना के रखा था मिलिट्री, और रशिया से भी दबाव बनाया था चाइना के ऊपर, तो उस वजह से वो बॉर्डर एरिया से भी जहां जहां पे उन्होंने बॉर्डर एरिया पे आके कब्जा कर रखा था, वो सारे एरिया से पीछे चौकियों से पीछे हट गए हैं। और अपनी अपनी वापस उस चौकियों पे जगह पे लौट के, जो कि लगभग 2013 से पहले की थी। 2013 से पहले पहले जो पे कांग्रेस गवर्नमेंट का राज था इंडिया पे, उससे पहले का टाइम से जो जो चाइना ने उस एरिया में एग्रेशन करा था, उस एरिया से भी पीछे हट गए हैं वो। तो अब वो क्योंकि चाइना की ट्रेड की हालत दिन पे दिन बद से बदतर हो रही है, और उनको इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। और अगर किसी भी वजह से ट्रम्प अमेरिका में जीत जाते हैं, तो पक्की बात है कि ट्रम्प अमेरिका चाइना के अंगेंस्ट बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, या उनसे इक्वल लेवल पे ट्रेड करने की बात करेंगे, जो कि चाइना के लिए नुकसानदेह रहेगा। तो वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया की जो ट्रेड है, इंडिया की जो मार्केट है, वो उसके हाथ से ना छिने। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहा है कि आपके देश का जो रिलीजन है वो यहाँ पे पहले भी इन्फ्लुएंस करता था बहुत भारी मात्रा में। यहाँ पे लोग आपके देश के ही रिलीजन को फॉलो करते थे, हमारे देश का अपना रिलीजन कोई खास नहीं था। तो उस तरीके से वो एक पॉजिटिव सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम आपके देश के रिलीजन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाके उसकी चर्चा करना अलाउ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आपके साथ अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसी उसके बदले में शायद वो पॉजिटिव सिग्नल भेज के इंडिया की पूरी जो मार्केट है उसमें अपने प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स को बेचने में वो चाहता है कि इंडिया पूरी तरह ओपन कर दे अपनी मार्केट्स को, और अगर इंडिया और जो पहले जो बेतहाशा तरीके से इंडिया का सामान या बिकता था वो पहले तरीके से फिर से बिकना शुरू हो जाए, ताकि उसकी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ से मिलती ही रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि रामायण को एक कंट्रोल तरीके से वहां पे उसका प्रचार करने का वो अलाउ कर रहे हैं। मतलब भगवान राम में पूर्वज ढूंढता चाइना, ये बात क्या सही है कि वो राम और भगवान राम और हनुमान इन सब में पूर्वज ढूंढ रहा है? क्योंकि फोटोग्राफ्स भी दिख रहे हैं और हमें वीडियोस भी दिख रहे हैं कि मॉन्की किंग एक उनकी सीरीज भी है। मतलब हम ये है कि हमारे वो जो राजा हैं या हमारे वो जो पुरखे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान राम या हनुमान जी से इन्फ्लुएंस थे। हम हमारी सिविलाइजेशन महान है, हम वो हैं जो वॉल के पीछे हुआ करते थे, हम वो हैं जो कि मिडिल किंगडम थे, उससे बाहर निकल आया है चाइना मिडिल किंगडम थिंकिंग से कि इंडिया जो है हमसे इंफीरियर है, उससे बाहर निकल के वो बोल रहा है कि अपना राम हमारे पूर्वज थे। रोहित जी, अब ये देखिए कि ना केवल इंडिया के रिलीजन को वो किसी ना किसी तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहा है, जो सनातन धर्म से इंडिया के रिलीजन जो इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे हिंदू रिलीजन हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इस टाइप की चीजों को वो अपनाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। मगर साथ में एक चीज और भी देखिए, जो मोदी जी जब से गवर्नमेंट में आए हैं 2014 से, मोदी जी की जो भी पॉलिसीज थी, चाहे वो सोशल स्पेंडिंग की थी जिसमें उन्होंने फ्री राशन बांटा, या इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी दी, या इंश्योरेंस पॉलिसी दी, वन नेशन वन इलेक्शन बोला, वन नेशन एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम बनाया, बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स करे, जो किसानों के लिए रिफॉर्म्स करे, अपने इंडस्ट्रीज के रिफॉर्म्स करे, बहुत करे। तो कहीं ना कहीं पे चाइना भी उस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ है, उन्होंने कई सारी चीजें मोदी जी की कॉपी करी है, और शायद उन्होंने उस चीज का नाम अपना खुद का चाइनीज नेम दिया, मगर उसके पीछे जो क्रक्स था, जो उसके इकोसिस्टम था, वो उसी प्रकार से था कि वो जो मोदी जी ने इंडिया के अंदर अडॉप्ट करा, उसको थोड़ा सा बदलाव करके उन्होंने सेम सिस्टम्स को चाइना में भी अडॉप्ट करा। अब देखिए, जो जिन रामायण के जो ट्रेसेस जो चाइना में हमें मिल रहे हैं, वो बेसिकली जो उसके री इंटरप्रिटेशन हुआ था, वो बेसिकली तिब्बत में जिनजियांग, जिसको तिब्बत को जिनजियांग एरिया के नाम से बुलाया जाता है, उस एरिया में तिब्बतन भाषा में ज्यादातर इसका उनके वहां के ग्रंथों में देखने को मिलता है। जो हान कल्चर है, जो मेन मेजोरिटी कल्चर है, उसमें भी देखने को मिलता है, मगर उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिलता। और वहां पे रामायण में जो तिब्बतन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें राजा दशरथ का भी उल्लेखन करा गया, हनुमान का भी उल्लेखन करा गया। हनुमान को बेसिकली वहां पे सु वुकोंग के नाम से बुलाया जाता है, जिसका मतलब है मॉन्किंग किंग। और ये चाइनीज लिटरेचर में कहीं ना कहीं पे जो हमारे जो भगवान हनुमान है, उससे इंस्पायर्ड है, उससे उनकी उनकी गाथाओं पे इंस्पायर्ड है। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ये जो मॉन्किंग किंग है, या ये सन वुकोंग है, इसके अंदर ह्यूमन जैसे ट्रेट्स हैं, और ये बुद्धिस्ट वैल्यूज के साथ में ये इस एरिया में यहाँ पे रहा करते थे, या यहाँ पे आया जाया करते थे। तो वहां के स्कॉलर्स ने, वहां पे चाइनीज के कई सारे स्कॉलर्स से इस बारे में बातचीत हुई, तो उन्होंने एग्री करा कि जो सन वुकोंग है, वो बेसिकली चाइनीज फोकलोर में या चाइनीज गाथाओं में वो बेसिकली इंडिया के जो भगवान हनुमान है, उनसे इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली वो भगवान हनुमान ही है जो बेसिकली उस एरिया में आया जाया करते थे। उसके बारे में उन्होंने चर्चा उसके बारे में करी। तो जो हिंदू इन्फ्लुएंस है, जो चाइनीज टेम्पल्स हैं, चाइनीज टेम्पल बेसिकली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गई, या उस प्रकार के मिलते जुलते जो टेम्पल्स उस एरिया के अंदर है, म्यूजियम्स है उस एरिया में, कि कई जगह पे तो अब उन्होंने हिंदू प्रीस्ट भी अलाउ कर दिए उन टेम्पल्स और उन म्यूजियम्स को चलाने के लिए चाइना के अंदर। तो वो लोग धीरे धीरे करके इस इन्फ्लुएंस को, वहां पे कल्चर को वहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चाइना एक तरीके से, मतलब समझ लीजिए, वो इंडियन डायस्पोरा को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए आप यहाँ पे बढ़ चढ़ के आइए। आज की डेट में उतना इंडियन डायस्पोरा शायद वहां पे नहीं जा रहा बिजनेस करने के लिए, जो आज से कुछ साल पहले तक आसानी से जा पाता था, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है। आप डायरेक्ट बीजिंग या शंघाई नहीं जा सकते, आपको वाया हांगकांग या वाया किसी और कंट्री होके वहां पे लैंड फ्लाइट चेंज करके फिर से जाना पड़ता है। तो उसका जो असर है, सेम तरीके से चाइना से कोई भी जो इंडिया ट्रेडर है, वो इंडिया डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो उसको दूसरी कंट्री में पहले जाके या हांगकांग जाके फ्लाइट चेंज करके फिर इंडिया आना पड़ता है।
तो वो कहीं ना कहीं चाइनीज चाह रहे हैं कि अगर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी हमारी कंट्री में अब रिलीजियस फ्रीडम भी आ रहा है, तो हम आपके साथ आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शंस आपने हमारे पे लगा रखी है ट्रैवल की, वो आप खत्म कर दीजिए, ताकि आपके भी लोग हमारे भी लोग एक दूसरे के देश में खुल के आ जा सके, और जो कल्चरल आदान प्रदान भी हो सके और ट्रेड भी बढ़ सके आपस में। तो कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की ये कोशिश एक है कि शायद इस तरीके से दोनों कंट्रीज के रिलेशन और सुधर जाए, और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो लोगों का मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है वो ठीक हो जाए, ताकि आपस में ट्रेड जो है वो आपस में खुल के कर सके और उसमें चाइना को भरपूर फायदा हो सके। तो चाइना का जो भी डिसीजन होता है वो इकोनॉमी से या मनी मैटर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके पीछे उसको बहुत ज्यादा कोई खास वजह नहीं होती उसके अलावा उसकी। Done, sir. Thanks a lot, sir, for joining. चाइना आप रामायण में अपना फ्यूचर देख रहा है, हालांकि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि रामायण में या भगवान राम को सीधे सीधे नकारते हैं, लेकिन चाइना देख रहा है, बाकी कंट्रीज देख रहे हैं, हम लोग कब अपनी रूट्स को पहचानेंगे, ये बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर। यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।